हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग कवर करेंगे प्लेटफॉर्म का एनटीपीसी सीबीटी 2 का सेट नंबर 6 का जो शेष प्रश्न बच गया है उसको आज की इस वीडियो क्लास में कवर करेंगे। और दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, 2602 को x और y के बीच इस प्रकार बांटिए कि 4% वार्षिक दर से 7 वर्षों के बाद x की धनराशि जो है वो 9 वर्षों के बाद y की धनराशि के बराबर हो। तो दोस्तों, यहाँ से मान लेते हैं कि पहला भाग जो है वो ए रुपया है। तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा? दूसरा भाग जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2602 माइनस का ए। ठीक है दोस्तों, यहाँ से बोल रहा है कि एक्स और वाई को इस प्रकार बांटिए कि 4% वार्षिक दर से 7 वर्षों के बाद एक्स की धनराशि जो है वो 9 वर्षों के बाद वाई की धनराशि के बराबर हो जाती है। यानी कि पहला भाग कितना है? ए है। यहाँ से हो जाएगा ए इंटू का 1 प्लस आर बाई 100 की पावर टी कितना है 7 वर्षों के बाद, और ये बराबर हो जाता है दूसरे भाग के यानी कि 2602 माइनस ए का 1 प्लस आर बाई 100 का 9 वर्षों के बाद हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से लाते हैं ए को एक तरफ लेकर जाएंगे और 1 प्लस आर बाई 100 को एक तरफ लेकर जाएंगे। यहाँ से हमारा हो जाएगा ए बटे में 2602 माइनस का ए और बराबर में हो जाएगा 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 9 और बटे में हो जाएगा 1 प्लस आर बाई 100 के पावर में 7। ये ऊपर जाएगा, इसका पावर घट जाएगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा ए बटे में 2602 माइनस ए और बराबर में हो जाएगा 1 प्लस आर कितना है? आर है 4%, 4 बटे में 100 के पावर हो जाएगा 9 में से 7 जाएगा तो यानी कि 2 हो जाएगा। तो एक कर जाएगा 25 चौक 100 यानी 25 और 1 26। यहाँ से आ जाएगा ए बटे में 2602 माइनस का ए और बराबर में हो जाएगा 26 बटे में 25 और गुने में हो जाएगा 26 बटे में 25 है। तो दोस्तों, इसको एक टू पेज लेना पड़ेगा। एक टू पेज ले लेते हैं। यहाँ से कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ए बटे में 2602 रुपया माइनस का ए और बराबर में हो जाएगा 26 का स्क्वायर यानी कि 676 और बटे में हो जाएगा 25 का स्क्वायर यानी कि 625। तो 36 गुना हो जाएगा, तो ये दोस्तों हो जाएगा 625 ए और बराबर में हो जाएगा 676 इंटू का 2602 और माइनस का हो जाएगा 676 ए। तो ए को एक तरफ लेकर जाएंगे, ये माइनस का इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा कि 625 ए और प्लस में हो जाएगा 676 ए बराबर में हो जाएगा 676 और इंटू में हो जाएगा 2602 रुपया। इसको जोड़ देते हैं 6 5 11 7 और 2 9 और 1 10 6 6 12 और 1 13 यानी कि 1301 ए बराबर में हो जाएगा 676 इंटू का 2602। ये कट जाएगा 2 बार में, यानी कि यहाँ से ए का मान हमारा आ गया 676 इंटू 2 यानी कि 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14 और 1 15 6 दूनी 12 और 1 13 यानी कि पहला भाग जो आ गया वो 1352 आ गया। तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा? दूसरा भाग यहाँ से हो जाएगा 2602 माइनस का ए है दूसरा भाग, क्योंकि 2602 माइनस का हो जाएगा 1352। यहाँ से दूसरा भाग हो जाएगा 2 में से 2 जाएगा 0 और ये 0 है, इनके 10 में से 5 जाएगा 5 और 5 में से 3 जाएगा 2 और 1 में से 1 जाएगा 1 इनके 1250। यहाँ से सवाल क्या बोला है? तो धनराशि कितनी है? कि पहला कितना है हमारा? पहला है 1352 और दूसरा है 1250, 1352 और 1250, इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को बोलने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
ए और बी एक ही कार्य को 12 और 18 दिन में समाप्त करते हैं। एक कार्य करना आरंभ करता है और वे वैकल्पिक रूप से एक दिन में एक करके कार्य करते हैं। संपूर्ण कार्य कितने समय में पूरा हो जाएगा? क्योंकि ए जो कर रहा है वो कर रहा है 12 दिन में और बी जो कर रहा है वो कर रहा है 18 दिन में। तो इन सभी का टोटल कार्य निकाल लेंगे। इन सभी का टोटल कार्य हो जाएगा 36 यूनिट। यहाँ से ए की क्षमता कितना आ जाएगा? ए की क्षमता आ जाएगा 3 और बी की क्षमता आ जाएगा 2। इसमें कि वह वैकल्पिक रूप से काम करते हैं और ए कार्य आरंभ करता है कि ए जो है वह एक दिन में कितना यूनिट कर रहा है? यह कर रहा है 3 यूनिट। उसके बाद बी आता है और बी करता है एक दिन में कितना यूनिट? यह कर रहा है 2 यूनिट। ये 2 दिन में कार्य की समाप्ति हुआ 5 यूनिट। और कार्य कितना करना है? 36 यूनिट। तो 36 के नज़दीक कौन सी ऐसी संख्या है जो उस गुना करने पर 36 के नज़दीक हो जाएगा? तो दोस्तों अगर हम इसको 7 से गुना करते हैं कि 7 5 35 यूनिट कार्य हो जाएगा। तो इधर भी 7 से गुना होगा, इनकी 14 दिन में 14 दिन में कार्य की समाप्ति करते हैं 7 5 35 यूनिट। उसके बाद कौन आता है? और लास्ट में ए आता है और कार्य को समाप्त कर देता है। क्योंकि ए कितना कर रहा है एक दिन में कर रहा है 3 यूनिट और करना कितना है इसको काम? 1 यूनिट। इसलिए एक बराबर में हो जाए 1 के बट्टे में 3 और टोटल कार्य की समाप्ति कितना दिन में हुआ? टोटल कार्य की समाप्ति हुआ 14 प्लस 1 बट्टे में 3 यानी कि 14 सहित 1 बट्टे में 3 दिन में टोटल कार्य की समाप्ति हुआ। इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक गुलाब का बगीचा नीचे दी गई आकृति जैसा है। इस आकृति के केंद्र में एक वर्ग है तथा प्रत्येक किनारे में एक अर्धवृत्त बना हुआ है। वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है वो 21 मीटर है। यदि प्रत्येक गुलाब के पौधों के लिए 6 मीटर स्क्वायर की जगह चाहिए तो इस बगीचे में गुलाब के पौधे की संख्या कितनी है? तो दोस्तों यहाँ से दिया है वर्ग का भुजा जो दिया है वह दिया है 21 मीटर। और ये दोस्तों यहाँ से देखते हैं हम लोग, ये हो जा रहा है अर्धवृत्त और अर्धवृत्त का टोटल व्यास कितना दिया है? 21 मीटर। यहाँ से अर्धवृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा? अर्धवृत्त की त्रिज्या हो जाएगा 21 बट्टे में 2 मीटर। यहाँ से निकाल लेते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर में हो जाएगा भुजा स्क्वायर यानी कि 21 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। अब निकालते हैं 4 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि एक अर्धवृत्त है, ये 2 है और 3 है और ये 4 है। 4 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर में हो जाएगा 4 इंटू पाई आर स्क्वायर बट्टे में 2, क्योंकि 4 यूनिट में हो जाएगा पाई का मान 22 बट्टा में 7 और गुने में हो जाएगा आर यानी कि 21 बट्टा में 2 इंटू 21 बट्टा में 2 और बट्टे में ये हो जाएगा। और दोस्तों ये कट जाएगा 2 दूनी 4 यानी कि यहाँ से हो जाएगा ये 2 और ये दोस्तों कट जाएगा 2 से 2 कट जाएगा और ये 11 दूनी 22 और ये कट जाएगा 17 21 यानी कि 4 अर्धवृत्त के क्षेत्रफल आ गया हमारा 11 गुने में 63 यानी कि 11 3 33 और 11 से 66 और 3 69 की 693। यहाँ से निकाल लेते हैं कि बगीचे में गुलाबों के पौधों की संख्या, क्योंकि बगीचे में गुलाबों की संख्या बराबर में हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल और प्लस का और 4 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी कि 441 और प्लस का हो जाएगा 693 और बटे में हो जाएगा 6 यानी कि ये कितना हो जाएगा 3 और 1 4 9 4 13 6 4 10 और 1 11 यानी कि 1134 बटे में हो जाएगा 6। ये कट जाएगा 6 कम 6 यानी कि 5 53 ये हो जाएगा 8 छक 48 5 और 6 9 54 यानी टोटल हमारा आ गया बगीचे में गुलाब के पौधों की संख्या 189। इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है 25 रुपये प्रति किलो मूल्य वाले गेहूं की कुछ मात्रा को 30 प्रति केजी मूल्य वाले गेहूं की कुछ मात्रा के साथ मिलाया जाता है। यदि अंतिम मिश्रण का मूल्य जो है वो 28 रुपये प्रति केजी है तो उस मात्रा का अनुपात ज्ञात कीजिए जिसे उन्हें मिश्रित किया गया है। क्योंकि पहले को मिलाया जा रहा है 25 के हिसाब से और दूसरे को मिलाया जा रहा है 30 के हिसाब से और अंतिम मिश्रण का मूल्य कितना है 28 रुपये प्रति केजी है। ये दोस्तों हो जाएगा 30 में से 28 जाएगा यानी कि 2 और 28 में से 25 जाएगा 3, तो अनुपात जो आ गया हमारा वो 2:3 आ गया। इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किसी कार्य को ए अकेला 12 दिनों में तथा बी 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए ने अकेले 6 दिन कार्य किया और तब शेष बचे हुए कार्य को ए और बी ने मिलकर पूरा किया हो तो कार्य पूर्ण होगा कितने दिनों में। यानी ए जो कर रहा है वो कर रहा है 12 दिनों में और बी कर रहा है 15 दिनों में। इनका टोटल कार्य निकाल लेते हैं। टोटल कार्य यानी कि इन सभी का एलसीएम ये हो जाएगा 12 5 60। यहाँ से ए का आ जाएगा क्षमता 5 और बी का क्षमता आ जाएगा 4, जिसमें कि ए जो है अकेले 6 दिन तक कार्य किया है। तो ए कितना कर रहा है एक दिन में कर रहा है 5 यूनिट। तो 6 दिन में कितना करेगा, ये करेगा 30 यूनिट। कि अगर 30 यूनिट इसमें से घटा देंगे तो कितना शेष काम बच जा रहा है 30 यूनिट। और यही कार्य जो है वो ए और बी मिलकर पूरा कर रहे हैं। कि ए और बी मिलकर एक दिन कितना कर रहे हैं 5 4 9 यूनिट। 9 बराबर में दिया है 30, तो एक बराबर में कितना हो जाएगा 30/9। देखिए एक आ जाएगा 33 का 9 और ये 10 30। यहाँ से टोटल कार्य की समाप्ति हमारा आ जाएगा। टोटल कार्य की समाप्ति हो जाएगा। 6 दिन पहले एक कर चुका है और उसके बाद कर रहे हैं दोनों मिलकर 10/3 दिन में, यानी कि 6 और प्लस क्या हो जाएगा 33 का 9 1/3 यानी कि 9 सहित 1/3 दिन में टोटल कार्य की समाप्ति हो रहा है। इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यदि x बराबर में √ का 12 प्लस का √ का 12 और प्लस का √ का 12 प्लस का ऐसे करते करते इन्फिनाइट तक है तो x का मान कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ से दिया है x बराबर में √ का 12 प्लस का √ का 12 प्लस का √ का 12 करते करते इन्फिनाइट तक है। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर ये हो जाएगा x² बराबर में हो जाएगा 12 प्लस का √ का 12 प्लस का √ का 12 प्लस का ऐसे करते करते इन्फिनाइट तक हो जाएगा। तो इतना का मान कितना है दोस्तों, इतना का मान है x। यहाँ से हमारा हो जाएगा x² बराबर में 12 और प्लस का x, x² माइनस का x और माइनस का 12 बराबर में हो जाएगा 0। तो दोस्तों इसको हम ऐसे भी तोड़ सकते हैं x² माइनस का 4x और प्लस का 3x और माइनस 12 बराबर में हो जाएगा 0। यहाँ से x को मान लेंगे ये हो जाएगा x माइनस 4 और इधर का प्लस का 3 को मान लेंगे यहाँ से हो जाएगा x माइनस 4 बराबर में 0, यानी कि x माइनस 4 और इंटू में आ गया x माइनस x प्लस 3 बराबर में 0। यहाँ से x का मान आ जाएगा 2, एक आ जाएगा 4 और एक आ जाएगा माइनस का 3। इस ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन में माइनस का 3 है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है त्रिभुज ABC में यदि कोण B बराबर में 60 डिग्री हो तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सत्य होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि कोसाइन सूत्र में cos B बराबर में होता है a² प्लस का c² और माइनस का b² और बटे में होता है 2ac। यहाँ से दिया है कोण B का मान 60 डिग्री, यानी कि यहाँ से हो जाएगा cos 60 डिग्री बराबर में a² प्लस का c² माइनस का b² और बटे में हो जाएगा 2ac। तो दोस्तों हम जानते हैं कि cos 60 डिग्री का मान जो होता है वो 1/2 होता है। यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/2 बराबर में a² प्लस का c² माइनस का b² और बटे में हो जाएगा 2ac। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा,
ये भागा में है, ए सी इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, क्योंकि ए सी बराबर में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन में दिया है बी स्क्वायर में, यहाँ से हम लिख सकते हैं बी को इधर लेकर जाएंगे और ए सी को इधर लेकर जाएंगे। ये हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर और प्लस का ए सी उधर जाएगा तो माइनस का ए सी, क्योंकि कौन सा हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर बी, इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दो लंब वृत्तीय शंकु एक्स और वाई इस प्रकार है कि शंकु एक्स की त्रिज्या जो है वह वाई की 3 गुनी है और वाई का आयतन जो है वह एक्स का 1/3 गुना है। तो एक्स एवं वाई की ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ से दिया है दो लंब वृत्तीय शंकु, यानी कि एक तो शंकु है एक्स और दूसरा है वाई, इसमें कि शंकु एक्स की त्रिज्या जो है, इसकी त्रिज्या जो है वह वाई की 3 गुनी है, यानी कि इसका 3r2 है। यहाँ से r1 बट्टा में r2 कितना आ जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 3 बट्टा में 1 और y का आयतन जो है, यानी कि y का आयतन वो x का 1/3 गुना है, क्योंकि x का 1/3 गुना है। और इसकी ऊंचाई मान लेते हैं h2 और इसकी ऊंचाई मान लेते हैं h1। यहाँ से हमारा हो जाएगा यानी कि 1/3 पाई r2 का स्क्वायर इंटू में h2 और बराबर में हो जाएगा 1/3 पाई r1 का स्क्वायर इंटू h1 और इसका है 1/3 गुना। यहाँ से ये 1/3 1/3 कैंसिल आउट, ये पाई से पाई कैंसिल आउट। यहाँ से r2 कितना है? r2 है 1, यानी कि 1 गुने में h2 बराबर में हो जाएगा r1 कितना है? 3 का स्क्वायर 9 गुने में h1 और गुने में हो जाएगा 1/3, ये 3 से 3 के 9, h2 बराबर में यहाँ से हमारा आ जाएगा 3h1, क्योंकि h1 बटे में h2 की अगर बात करें तो ये हमारा आ जाएगा 1/3, यानी कि h1 अनुपात h2 यहाँ से हमारा आ जाएगा 1/3, इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 13 भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होगा? तो दोस्तों हम जानते हैं कि बहुभुज के अंतःकोण का योग जो होता है वो होता है n-2 इंटू का 180 डिग्री। n जहाँ बहुभुज के भुजाओं की संख्या है, यहाँ से बहुभुज की भुजा कितना है? 13 है, क्योंकि 13 - 2 इंटू का हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि 13 में से 2 जाएगा 11 इंटू का 180 डिग्री। यहाँ से हमारा आ जाएगा 11 × 8 = 88, 8 11 8 19, 1980 डिग्री। ये किसके है? 10 समकोण के बराबर नहीं है, क्योंकि समकोण बराबर में होता है 90 डिग्री, क्योंकि 90 इंटू 10 ये 900 हो जाएगा। और ये 20 समकोण, तो 20 समकोण मतलब यानी कि यहाँ से दिया है ऑप्शन में 20 समकोण, कि 20 समकोण का मतलब दोस्तों 20 गुने में 90, यहाँ से हो जाएगा 0 से 0, 9 दूनी 18, ये 1800 हो जाएगा। ये भी नहीं है, और इसमें दिया है 22 समकोण, 22 समकोण का मतलब 22 गुने में 90, ये दोस्तों हो जाएगा 0, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका केंद्र जो है 1 2 है तथा जो बिंदु 4 और 6 से होकर जाता है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो मान लेते कोई वृत्त है जिसका केंद्र का निर्देशांक है 1 और 2 है और जो बिंदु 4 और 6 से जाती है, मान लेते कि ये हो गया हमारा बिंदु 4 और 6। इसका त्रिज्या निकाल लेते हैं। इसका त्रिज्या हो जाएगा √ का x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा y2 - y1 का स्क्वायर। यहाँ से x2 कितना है? 4 है, 4 - 1 का स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा 6 - 2 का स्क्वायर।
ये अंडर रूट का यहाँ से हमारा आ जाएगा 4 - 1 यानी कि तितरी के 9 और प्लस का हो जाएगा 6 - 2 यानी कि 4, 4 का स्क्वायर 16। यहाँ से हमारा आ जाएगा अंडर रूट का 25 है क्योंकि 25 का वर्गमूल 5, यहाँ से हमारा त्रिज्या आ गया 5। यहाँ से इसको निकालते वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर में होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ से पाई को पाई होते हैं, आर कितना है 5 है यानी कि 5 का स्क्वायर। यहाँ से हमारा आ गया वृत्त का क्षेत्रफल 5 का स्क्वायर यानी कि 25 पाई, इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 100 पदों का माध्य जो है वो 49 है। बाद में यह पाया गया कि 3 पद जो कि 60, 70, 80 होने चाहिए गलती से क्रमशः 40, 20, 50 पढ़े गए थे, तो सही माध्य क्या है? इनके 100 पदों का माध्य कितना है 49 है। 100 पदों का माध्य जो है वह 49 है और 3 पद जो कि 60 है, 70 है, 80 है, इसको गलती से पढ़ लिया गया है 40, 20 और 50। कितना कम पढ़ा गया है? पहले को पढ़ा गया है कम 20, दूसरे को पढ़ा गया है 50 और तीसरे को पढ़ा गया है 30। टोटल कितना कम पढ़ा गया है? यह पढ़ा गया है 100, इनकी इसको 100 कम पढ़ा गया है। और कितना टोटल पद है? यह है 100, इसको बाटा में 100 कर देंगे तो यह हो जाएगा औसत, यानी कि एक औसत का कम पढ़ा गया है। तो सही औसत निकाल लेंगे, सही औसत हो जाएगा हमारा 49, गलती से पढ़ा गया था और एक की कमी किया गया है, यानी कि एक को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 50, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दी गई संख्या 6 के पावर 7 गुने 35 के पावर 3 और गुने 11 के पावर 10 में कितनी अभाज्य संख्या है? तो दोस्तों अभाज्य संख्या का मतलब होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13 कि जिसका कोई गुणनखंड ना हो। यहाँ से दिया है 6 के पावर 7, 6 के पावर 7 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 2 के पावर 7 गुने में 3 के पावर 7 और इसको लिख सकते हैं 7 के पावर 3 और इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 3 और गुने में लिख सकते हैं 11 के पावर 10। तो इसमें देख लेते हैं कितनी अभाज्य संख्या है कि पहला अभाज्य संख्या कितना है 7, दूसरा 7, तीसरा 3, चौथा 3 और पांचवा 10। इनका टोटल अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा? इन सभी का योग हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, 7, 14, 14, 3, 17, 17, 3, 20 और 10, 30, यानी कि टोटल अभाज्य संख्याओं की संख्या आ गया 30, इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है तब एक टावर की परछाई जो है वो 60 मीटर बढ़ जाती है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। तो दोस्तों मान लेते हैं यहाँ से एक टावर है ये भी, जिसका उन्नयन कोण 45 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। ये जो कोण है ये 45 डिग्री है और ये घटकर कितना हो जा रहा है 30 डिग्री हो जा रहा है, ये हो जा रहा है यहाँ पर। तो टावर की परछाई जो है वो 60 मीटर बढ़ जाती है, टावर की लंबाई यहाँ से ये 60 मीटर बढ़ जाती है। तो दोस्तों हम लोग पिछले वीडियो में बतलाए थे, इसको सी देते हैं और इसको डी नाम देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमने पिछले वीडियो में बतलाया था कि जिस कोण का सामने का भुजा जो होगा वो उसका उतना मान हो जाएगा कि 45 के सामने वाला भुजा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और नीचे वाला भी 1 हो जाएगा। और इस पूरे में चलते हैं तो 30 के सामने वाला भुजा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा पूरा कितना √3। तो बोला है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करें, ये √3 है और ये 1 है। इसका मान कितना दिया है, यह दिया है √3 - 1 का मान दिया है 60, यहाँ से 1 का मान हो जाएगा 60 बटा में √3 - 1 और 1 क्या है हमारा टावर की ऊंचाई है। इसको हर पर में कर्ण कर देंगे कि √3 + 1 और बटे में √3 + 1 कर देंगे, ये दोस्तों हो जाएगा 60 √3 + 1 और बटे में नीचे हो जाएगा
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा टावर की ऊंचाई 60√3 + 1 और बट्टे में हो जाएगा 3 - 1 यानी कि 2। यहाँ से कट जाएगा 30 बार में, यानी कि यहाँ से हमारा आ गया टावर की ऊंचाई बराबर में यहाँ से हमारा आ जाएगा 30√3 + का 1। इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी अर्धवृत्त का परिमाप जो है वो 18 सेंटीमीटर है, तब त्रिज्या ज्ञात करें। तो दोस्तों यहाँ से हम तो डायरेक्ट बतलाते हैं इसका सूत्र कि अर्धवृत्त का परिमाप बराबर में होता है 36r/7। यहाँ से परिमाप दिया है 18 सेंटीमीटर, क्योंकि 18 बराबर में दिया है 36r/7। एक आ जाएगा 18 दूनी 36, क्योंकि 1 बराबर में यहाँ से हो जाएगा 2/7 r। यहाँ से r का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से r का मान हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, यानी कि 3 सहित 1/2 सेंटीमीटर। इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक बेलन की त्रिज्या जो है वो 50% कम कर दी जाए तथा ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाए तो बेलन का आयतन कितना घट जाएगा। दोस्तों मान लेते हैं कि बेलन की त्रिज्या जो है वो है 10 और बेलन की ऊंचाई जो है वह भी है 10। तो बोल रहा है कि बेलन की त्रिज्या 50% कम हो जाए, कि 50% कम हो जाए यानी कि ये आधा हो जाए, ये हो जाएगा 5। और इसमें बोल रहा है कि ऊंचाई 50% बढ़ जाए। 50% अगर ये बढ़ जाए ऊंचाई, ये कितना हो जाएगा कि आधा बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 15। इसका आयतन कितना घट जाएगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है दोस्तों, ये होता है πr²h, यानी कि घटने से पहले इसका आयतन कितना है, इसका आयतन हो जाएगा πr², 10 का स्क्वायर 100 इंटू में h 10, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 1000 पाई। और घटने के बाद कितना हो जाएगा आयतन, घटने के बाद आयतन हो जाएगा पाई। आर कितना है, ये 5 हो जा रहा है, ये 5 × 25 और गुने में एच कितना हो जा रहा है 15। यहाँ से घटने के बाद कितना हो जा रहा है दोस्तों, ये हो जा रहा है 15 × 5 = 75, 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37, 375 पाई। ये दोस्तों ये कितना घट रहा है, ये घट रहा है 1000 से 375 पाई हो जा रहा है, यानी कि ये घट रहा है 75 और 25 100 यानी कि 400, यानी 625 पाई घट रहा है। और ये किससे घट रहा है, 1000 पाई से, और गुने में हो जाएगा 100, यानी कि 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। और ये दोस्तों हो जाएगा, जब प्रतिशत कम ही निकल जाएगा, यानी कि बेलन का आयतन जो है वो पहले बेलन के आयतन से 62.5% घट जा रहा है। इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नियमित बहुभुज में बाह्य कोणों तथा अंतः कोणों का अनुपात जो है वह 1:4 है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि बहुभुज के अंतः तथा बाह्य कोणों का योग जो होता है वह होता है 180 डिग्री। यहाँ से दिया है अनुपात में कितना, 4 और 1 5, कि 5 बराबर में दिया है 180 डिग्री, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 15, 3 5 6 के 30, यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा बाह्य कोण आ जाएगा 36 डिग्री और अंतः कोण आ जाएगा 36 गुने में 4, यानी कि 6 × 4 = 24, 2 4 3 12 और 2 14, यानी कि 144 डिग्री। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या पूछा है,
तो दोस्तों हम जानते हैं कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर में होता है 360 बटा में प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण। यहाँ से हो जाएगा 360 बटे में प्रत्येक बाह्य कोण कितना आया है, यहाँ से आया है 36 डिग्री, कि बटे में हो जाएगा 36, ये कट जाएगा 10 बार में, क्योंकि बहुभुज के भुजाओं की संख्या आ जाएगा यहाँ से 10, इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जब 2 के पावर 49 को 7 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल ज्ञात करें। क्योंकि 2 के पावर 49 को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो दोस्तों इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि 2 के पावर 3 के पावर 16 और गुने में 2 के पावर 1 और बटे में लिख सकते हैं 7, क्योंकि 2 के पावर 3 गुने 16 2 के पावर 48 और गुने 2 के पावर 1 2 के पावर 49। यहाँ से दोस्तों हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 8 के पावर 16 और गुने में हो जाएगा 2 के पावर 1 है और बटे में हो जाएगा 7। इसको भागा देंगे, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 1 के पावर 16 और गुने में हो जाएगा 2 के पावर 1, क्योंकि यहाँ से हमारा शेषफल आ जाएगा 2 गुने 1 यानी कि 2, इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलते हैं सेट नंबर 7 में। तब तक के लिए धन्यवाद।